हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे के क्लास में हम लोग लाए हैं लर्निंग एंड टीचिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और वही क्वेश्चन का आंसर मैं लेकर आई हूँ जो कि 100% आता ही आता है एग्जाम में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम जो है एक क्वेश्चन ये मैं आपको बताऊंगी जो कि अधिगम से है। अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जैसे आप जानते हो, और ये क्वेश्चन जो रहेगा जो आप लोगों के आ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट मैं आपको दे दूंगी। इतने क्वेश्चन आप करके जाएंगे लर्निंग एंड टीचिंग में, डेफिनेटली आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है। पीपीयू यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है 25 अप्रैल से होगा, जो कि आप लोगों को नोटिस मिल गया होगा, डेट शीट आ चुका है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अब आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, लर्निंग एंड टीचिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन द लर्निंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार और इसकी विशेषता। यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन रहे। सबसे पहले तो मैं आपको जैसे बताती हूँ, क्वेश्चन को आपको समझना है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन हैं। पहला तो है अधिगम से आप क्या समझते हैं, तो अधिगम का अर्थ और परिभाषा आपको देना है। पहले तो ये अर्थ बताना है, ठीक है, और उसके बाद से आपको परिभाषा बतानी है। अगर मैं यहाँ से ये करूँ तो ये मैं हटा देती हूँ, तो ये आपका आ गया अधिगम का अर्थ, और फिर यहाँ से आपकी अधिगम की परिभाषाएं हैं। तो अधिगम से आप क्या समझते हैं, जिसमें इसमें ही 2 पॉइंट आपके आ गए, अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषा। दूसरा जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, यानी कि इसके टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बताना है। और फिर उसके बाद से इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है। 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, जितने नंबर का आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है ये उसमें आएगा। तो आइए देखते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आंसर अधिगम का अर्थ। अधिगम के अर्थ जो है कॉमनली नोइंग फैक्ट जो होता है ना, अर्थ अधिगम के बारे में जो लोग जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अधिगम का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के अंतर्गत उसके अंदर परिवर्तन इंगित होते हैं। देखिए, कॉमन वे में आप समझिए अधिगम क्या है। तो अधिगम का मतलब होता है बिहेवियर में चेंजेस। सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, लर्निंग का मतलब होता है कि आपके बिहेवियर में वांछित चेंजेस हो, जो आपको लर्निंग करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वही होता है लर्निंग। एकदम एक सेंटेंस का इसका आंसर है। अब इस सेंटेंस को जो है आप अपने तरीके से 2 लाइन 3 लाइन में बना करके लिख सकते हो, लेकिन मतलब यही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अधिगम से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, यानी कि एक ऐसे प्रोसेस से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार यानी कि उसके बिहेवियर में उसके अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के अंतर्गत, यानी कि वो एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग के थ्रू जो है चेंजेस आता है, उसको हम लोग जो है अधिगम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। बालक प्रत्येक समय और पृथ्वी किस स्थान पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बालक हर समय पर जो है हर जगह पे जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये अधिगम का अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो अधिगम की परिभाषाएं हैं। इसको मैंने एक बॉक्स में बना दिया है। जैसे आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि हमेशा मैम डायग्राम, चार्ट ये बनाने का समझ में नहीं आता है, कैसे बनाएं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं कि अधिगम से आप क्या समझते हो, इसमें आप कैसे डायग्राम बनाओगे, कैसे चार्ट बनाओगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। लेकिन इसको हम अपने तरीके से, अपने जो है प्रेजेंटेशन से इसको हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे अधिगम की परिभाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। अधिगम की परिभाषाएं मुझे लिखना, अधिगम की परिभाषाएं मतलब फिलोसफर्स की परिभाषाएं। मैंने आपको जैसे बताया है कि जो हमारे फिलोसफर्स है उनके 4 परिभाषाएं, अगर लॉन्ग आप लिख रहे हो तो कम से कम 4 उनकी परिभाषाएं लिखिए, 4 फिलोसफर की परिभाषाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 4 परिभाषाएं लाई है। यहाँ पे देखिए, जैसे स्किनर के अनुसार अधिगम की परिभाषा, तो स्किनर ने बोला है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। गिलफोर्ड ने बोला है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कॉल्विन ने बोला है पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आपने नोटिस किया हो यहाँ पे हर कोई जो है बिहेवियर में चेंजेस से ही बता रहा है। कोई बोल रहा है कि अनुभव से चेंज होता है, कोई बोल रहा है बिहेवियर से ही चेंज होता है, कोई बोल रहा है बिहेवियर में एडजस्टमेंट का एक प्रोसेस है, लेकिन बिहेवियर है जरूर। क्रो ने बोला है आदतों, ज्ञान तथा विवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो अब ये सारी परिभाषाएं जो मैंने फिलोसफर को लिखा था, तो फिलोसफर का जो मैं परिभाषा लिखी हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूं। आप लोग कैसे करोगे, आप इसको जो है एक बॉक्स बना दोगे, लिखोगे अधिगम की परिभाषाएं और फिर उसके बाद से बॉक्स, और उसके बाद इसको नंबरिंग दे दोगे, कितने नंबर, कितने जो है फिलोसफर की आप परिभाषा लिख रहे हो, और उसके बाद परिभाषा लिख दोगे। बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया कि नहीं। तो इसी तरह से हम अपने आंसर को अपने प्रेजेंटेशन से अलग कर सकते हैं, और ये हमें अपने दिमाग को यूज करना है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है। तो इस तरह से आप इसको कर दोगे। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो था अधिगम के प्रकार, कि इसके प्रकार बताइए कि अधिगम के प्रकार क्या है। तो चलिए देखिए, अधिगम का प्रकार ये एक्चुअली में बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि हर वैज्ञानिक ने जो है अपने अपने तरीके से अधिगम के प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको ला रही हूँ 2 प्रकार बहुत फेमस है। एक तो ऊसावेल का है जो 1968 में जो है इसके प्रकार बताए हैं, इनके अनुसार 4 है। और उसके बाद जो है आपका RN गेने का है जो कि बहुत फेमस है, इनका 8 है, इन्होंने 8 बताए हैं। तो हम इन दोनों के जो है प्रकार को देखेंगे। इसमें अधिगम को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने, अब यहाँ पे देखिए जब ये बॉक्स मैंने चेंज किया तो यहाँ अधिगम के प्रकार और उसके बाद से इसको आपने टाइप्स ऑफ लर्निंग भी मैंने लिख दिया, थोड़ा सा अलग करने के लिए। इंग्लिश में भी हम हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए इतना बेनिफिट होता है कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे से लिखेंगे अधिगम को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकारों में बांटा है, जिसमें मनोवैज्ञानिक ऊसावेल 1968 ने सीखने के निम्नलिखित 4 प्रमुख बताए हैं। अब इनका हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया है अभिग्रहण सीखना। इनका कहना है कि लर्निंग जो है अधिगम के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार इन्होंने बताया है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अभिग्रहण सीखना मात्र रटकर ही सीखा जा सकता है, परंतु ऊसावेल ने स्पष्ट कर दिया है कि यह रटकर भी हो सकता है तथा समझकर भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग बताऊं कि क्या है। देखिए, अभिग्रहण का मतलब क्या होता है कि मैं कोई चीज आपको बता रही हूं और उसको आप फॉलो कर रहे हो, उसको आप ग्रहण कर रहे हो, उसको आप ले रहे हो। तो इसमें होता क्या है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को जो भी चीज़ें उसको सिखानी है वो लिख करके या फिर जो है वो कोई भी एक्टिविटी के थ्रू अगर दे रहा है तो उस एक्टिविटी के थ्रू जो है दे देता है, और उसको जो है स्टूडेंट जो लर्नर है वो उसको फॉलो करके और सीखता है, उसको समझे या फिर रटे जैसे भी, लेकिन वो सीखता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 2 का टेबल याद करना है, ठीक है। एकदम इजी लेते हैं, मैथ्स में ही लेते हैं। 2 का टेबल आपको जो है करना है, तो मैं 2 का टेबल क्या है बोर्ड पे लिख दूंगी। 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से मैंने पूरा 2 का टेबल लिख दिया। मैंने स्टूडेंट को बोला कि आप इसको जो है अपने कॉपी में लिखो। कॉपी में उसने लिखा और उसके बाद से मैंने उसको बोला कि देखो ये कैसे हुआ है। तो मैं उसको, या तो 2 ही चीज हो सकता है, मैं तो उसको ये बोलूंगी या तो इसको रट जाओ, लर्न कर जाओ, पूरा इसको अपने दिमाग में रख लो और जब मैं पूछूं तो आपको बोल देना है। तो इसको बोलते हैं रटने के लिए, रोट मेथड ये बोलते हैं। दूसरा मैं
मैं उसको बता सकती हूँ कि ये कैसे जो है 2 into 1 करके 2 आ रहा है, फिर 2 into 2 जो 4 2 into 2 जो हो रहा है तो उसमें 4 कैसे आ रहा है, 2 को 2 बार कर रहे हैं, 2 into 3 हो रहा है तो वो 6 कैसे आ रहा है, तो 2 को हम 3 बार जो है ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है। तो मैं समझा कर बता सकती हूँ या फिर मैं उसको ऑर्डर दूंगी कि भाई रटो इसको इसको आपको रटना है। तो यही होता है अभिग्रहण सीखना, जिसमें स्टूडेंट जो है अपने टीचर के, अपने शिक्षक के कहने के अनुसार फॉलो करते हैं और उस लर्निंग को, उस अधिगम को ग्रहण करते हैं। यही होता है अभिग्रहण। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। नाम से तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये बस मतलब हर जगह पे ये फॉलो होता है। अभिग्रहण मतलब कि अपने टीचर को फॉलो करके सीखना, जो आपको सिखाया जाता है उसको फॉलो करके सीखना। दूसरा है अन्वेषण। ये अभिग्रहण का थोड़ा सा उल्टा मैं बोलूंगी। इसमें जो है खोज से रिलेटेड। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। मतलब कि स्टूडेंट को जो है एग्जैक्टली उनको क्या करना है वो नहीं दिया जाता है। हाँ, उनको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढिए, खोजिए और फिर समझिए। तो ये खोज करके सीखने वाला चीज होता है। देखिए, आइए देखते हैं इसको। अन्वेषण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्रियों से नए संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सिखाना होता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अन्वेषण सीखना हमेशा अर्थपूर्ण ही होता है, परंतु उसोबेल ने यह स्पष्ट किया है कभी यह अर्थपूर्ण भी हो सकता है या कभी लौट कर भी संपन्न हो सकता है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि आपको जो है स्टूडेंट को जो भी चीजें समझानी है, आपको उसको सिचुएशन क्रिएट करना होता है। हम इसको यूज भी करते हैं बहुत बार। तो सिचुएशन क्रिएट करना होता है, स्टूडेंट को बता देना रहता है ये आपकी चीजें हैं और आपको जो है इसमें रिसर्च करके, खोज करके, जैसे इसको हम यूज कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चों को। मैंने बता दिया कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके बारे में आपको जो है एक प्रोजेक्ट बना करके लाना है। तो वो किस तरह से बनाएंगे? खोज करेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, जांचेंगे, तब तो करेंगे। तो इसमें बच्चों का जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो इसमें सीखने का ज़्यादा चांस होता है। वैसे ये अन्वेषण सीखना यही है। तीसरा हमारा जो है, जो कि उसोबेल ने बोला है, वो है रटकर सीखना। पहले के टाइम में जो है ये रटकर सीखना बहुत यूज होता था। जैसे हम वैदिक काल की बात कर लें या फिर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन जो हमारा था उसकी बात कर ले। पहले के टाइम में ये बहुत होता था, लेकिन अभी हमारा जो नया एजुकेशन आया है उस एजुकेशन में हम इस मेथड को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और ये बोलते हैं कि रोट मेथड को बिल्कुल ही हटा देना है। बच्चे जो समझे, जो सीखे वो समझ करके सीखे, कॉन्सेप्ट वाइज सीखे, रट करके नहीं सीखना है, रट्टू तोता नहीं बनाना है। तो ये लेकिन रटकर सीखना एक मेथड है, एक सीखना होता है। जैसे इसमें क्या होता है, वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी दिए गए सामग्रियों के साहचर्य, शब्द सह तथा मनमाने ढंग से उसके आश्रय को बिना समझे हुए, मतलब आपको बोल दिया गया है कि भाई इसको तो आपको दिमाग में बैठाना है तो बैठाना है। निरर्थक पदों का सीखना, शब्दों के जोड़े को सीखना इसी श्रेणी के सीखने का उदाहरण है। जो हमारा वोकेबुलरी डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम अपने शब्दकोश को बढ़ावा देते हैं, वो इसी तरह के सीखने में आता है। अब CAT कैट होता है तो वो कैट आपको तो लर्न करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं बताएंगे क्यों CAT कैट हुआ, C का मतलब क्या हुआ, A का मतलब क्या हुआ, T का मतलब क्या हुआ, ऐसे तो कोई नहीं बताएगा। तो ये कहीं कहीं पे जो यूजफुल होता है, जिसमें हमें अपने लर्निंग, हमारे मेमोरी को, हमारे जो बोलते हैं कि लर्निंग चीज़ों को जो है ये थोड़ा शार्प करता है, लेकिन हर जगह पे इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो रटकर सीखना वोकेबुलरी डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है। चौथा हमारा है अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज सीखना, जो कि आज के टाइम में बहुत फॉलो होता है। मतलब कोई भी चीज अगर आप सीखें तो पहले उसको समझें और एक्सप्लेनेशन उसका देखें, उसके बाद से सीखें। आइए देखते हैं उसोबेल ने क्या बोला है। उसोबेल के अनुसार इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए शिक्षकों में विशेष तरह के सीखने पर अधिक बल डाला जाता है। अर्थपूर्ण सीखना, इसमें अर्थपूर्ण सीखना होता है, मतलब कि आप उसके अर्थ को पहले समझेंगे फिर सीखेंगे। अर्थपूर्ण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है। वैसे नहीं है ये, एक सेकेंड,
वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखने वाले सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण समझ गए, कॉन्सेप्ट वाइज सीखना। तो ये ओसोबल के अनुसार जो है 4 तरह के सीखना होता है, 4 तरह के अधिगम होते हैं। अब हम देखेंगे ये R.N. गेने ने जो सीखने का अर्थ बताया, सीखने का टाइप्स बताया है, उसको ये 8 तरीके से बताए हैं। पहला इन्होंने बोला है संकेतक अधिगम, मतलब कि साइन के थ्रू, कुछ इशारों के थ्रू जो है सिखाया जाता है। फिर है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, मतलब कि आपको प्रेरणा दे करके जो सिखाया जाता है, उद्दीपक यानी स्टिमुली के थ्रू जो आप सीखते हैं वो होता है। श्रृंखला अधिगम यानी सीक्वेंस वाइज, चेन वाइज जो हम सीखते हैं वो। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ये इस तरह के जो है अधिगम इन्होंने बताया है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों पे आधारित है, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित है। संप्रत्यय विभेदात्मक मतलब कि अंतर करके सीखना है, कंपेयर करके जो सीखा जाता है। शाब्दिक साहचर्य का मतलब होता है वर्ड्स के साथ जो है जोड़ करके, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के, कोऑर्डिनेशन के साथ सीखना, ये बोलते हैं। तो ये 8 तरह के R.N. गेने ने बताया है, 4 तरह के ओसोबेल ने बताया है, ये हमारे सीखने के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन के 3rd पार्ट पे। क्वेश्चन का 3rd पार्ट क्या था, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो अब हम इसकी विशेषता देखेंगे। देखिए अधिगम की विशेषताएं कम नहीं है, 15 है, 20 है, 25 भी आप लिख सकते हो। विशेषता का मतलब क्या होता है कि अधिगम किस तरह का है, उसकी प्रकृति क्या है वो। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 15 यानी कि 15 जो है विशेषताएं मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चन थे जो कि हमारा स्पेस ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हमें अधिगम की विशेषता को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसको हम सिर्फ पॉइंट में भी लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब भी आपको अधिगम की विशेषता सिर्फ अकेले आए या फिर अधिगम क्या है और इसकी विशेषता बताए, ये इतना रहता तो मैं इसको डेफिनेटली इसके एक एक पॉइंट को जो है एक एक लाइन या 2-2 लाइन में एक्सप्लेन जरूर करती, ताकि मेरा जो है आगे बढ़े, पेज कवर हो। फिलहाल यहाँ पे पॉइंट्स में है। सबसे पहला जो पॉइंट है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इंसान जीवित रहता है लर्निंग प्रोसेस उसके लाइफ में चलते रहता है। तो ये पूरा कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। दूसरा है अधिगम निरंतर तथा सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस तो चलती है और कहीं रुकती नहीं है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। हर एक इंसान के लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से वो सीखता ही सीखता है। अधिगम परिवर्तनशील है, लर्निंग जो है चेंज होते रहता है। सीखना विकास है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब भी हम कुछ सीखने जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे अभी आप बीएड कर रहे हो तो बीएड करने का आपका उद्देश्य क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, राइट। तो हर कोई भी काम हम कोई भी लर्निंग अगर हम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन कार्य करना ही अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी में होती है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, कोई भी हो, सभी में सीखने की प्रक्रिया होती ही है। सीखना एक विकास है जो कभी समाप्त नहीं होती है, यह विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक होता है, यह समाज में समायोजन में सहायता करता है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक होता है। पूर्व अनुभव एवं अभ्यासों के द्वारा नई योग्यताओं का अर्जन करना ही अधिगम है। अधिगम की प्रक्रिया विवेकपूर्ण है। तो ये 15 पॉइंट्स जो अधिगम की विशेषता बताते हैं वो अभी जो हमारा लास्ट, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूं, कभी भी चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, उसमें निष्कर्ष जरूर डालिए। निष्कर्ष यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अनुसार अधिगम क्या हुआ। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन था, तो आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हम जब निष्कर्ष डालेंगे तो हम इन तीनों में से किसके बारे में निष्कर्ष डालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब हम निष्कर्ष डालेंगे तो हमारा जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का उसको लेकर के निष्कर्ष डालते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर पहले पार्ट वाले क्वेश्चन का निष्कर्ष आप
आपको नहीं आ रहा है या फिर आप नहीं देना चाहते हो, तो जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसका भी निष्कर्ष डाल सकते हो। निष्कर्ष का मतलब क्या हुआ आप समझिए। निष्कर्ष का मतलब हुआ कि आपने अभी तक जितने आंसर लिखे हैं उसके बाद आप उसको सारांश में, संक्षेप में, अपने शब्दों में, अपने विचार के अनुसार क्या कहना चाहते हैं, तो वही होता है। तो देखिए यहाँ पे निष्कर्ष के आधार पे मैंने लिखा है, निष्कर्ष इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। कौन? लर्निंग, अधिगम। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस क्रिया में व्यक्ति नए अनुभव को प्राप्त करता है। सीखना एक सृजनात्मक पद्धति है। अधिगम प्रक्रिया के ही द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह व्यक्ति में प्रगति और विकास का माध्यम है। बस पॉइंट में ही मैंने लिख दिया, आप चाहे तो पैराग्राफ में लिखिए। ज्यादातर लोग पैराग्राफ में ही लिखते हैं, मैंने पहले आप लोगों को पैराग्राफ में ही बताया है। आज मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, अधिगम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है और आएगा ही आएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूं जिसको आपको प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है। ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन मैं उठाई हूं जो कि उनका पूछा गया है, फिलहाल उनका एग्जाम है इसलिए। अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना करें। लर्निंग को लेकर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद है हाउ हेरिडिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। आनुवांशिक कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, व्याख्या करें। देखिए हेरिडिटी जो है लर्निंग को प्रभावित बिल्कुल करता है, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चे के अंदर जो मानसिक क्रियाएं होती है ना, जो मेंटल एबिलिटी होती है, वो उसके पेरेंट्स के थ्रू ज्यादातर आने के चांस रहते हैं। माता हो, पिता हो, ज्यादा चांस रहता है आने का। ऐसे पर्यावरण भी इंपैक्ट डालता है, लेकिन हेरिडिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। शारीरिक चेंजेस भी जो है माता पिता से आते हैं, और एक लर्निंग के लिए, लर्निंग के अधिगम के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों एबिलिटी बहुत स्ट्रांग वे में काम करता है, और ये दोनों चीजें जो है माता पिता से आते हैं। इसलिए आनुवांशिक कारक जो है, फैक्टर जो है, अधिगम को बहुत तरीके से प्रभावित करता है, वही आपको लिखना है। हाउ इज फॉरगेटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इट। भूलना क्या है, जैसे कि आप कुछ याद करते हो उसको भूल जाते हो, वो क्या है। छात्र कैसे भूलते हैं और भूलने को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। क्यों आप भूल सकते हो, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। शारीरिक कारण हो सकता है शारीरिक दुर्बलता हो, मानसिक दुर्बलता हो, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, सामाजिक इन्वायरमेंट खराब हो, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। Students learn best when they are ready to learn. Discuss with example. Readiness of learners is crucial for learning. छात्र जब सीखने के लिए तत्पर होते हैं तब वो बेहतर सीखते हैं। मतलब मेंटली जब छात्र, स्टूडेंट जो है रेडी रहता है ना, तो वो अच्छी तरीके से सीखता है। इसीलिए बोला जाता है लर्निंग करने से पहले लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब हम अधिगम वातावरण क्रिएट करते हैं तो बच्चे में वो रेडीनेस जो है, तत्परता जो है, वो अपने आप आ जाती है, और फिर बच्चे का लर्निंग जो है बहुत अच्छे से होता है। फिर उसके बाद से शिक्षण को परिभाषित करें, उत्तर क्रियात्मक अवस्था का वर्णन करें उदाहरण सहित, और शिक्षण एक योजनाबद्ध क्रियाकलाप है, व्याख्या करें। देखिए शिक्षण को, टीचिंग का डेफिनेशन भी आएगा, तो इस शिक्षण टीचिंग का डेफिनेशन, उसकी विशेषता, फैक्टर्स, ये तो करना ही है। साथ ही साथ उसकी अवस्था, जो प्री एक्टिव फेज है, एक्टिव फेज है, पोस्ट एक्टिव फेज है, वो कर लेना। और जो आपका पूर्व क्रियात्मक है, और जो उसके बाद का जो है वो क्रियात्मक स्टेज जरूर कर लीजिएगा। शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है, यही चरण के बारे में आपको बता रही थी। शिक्षक के व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं की विवेचना करें। शिक्षक की भी प्रोफेशनल ग्रोथ की जरूरत होती है, जो कि टीचर को अभी तक नहीं मिल पाता है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के अर्थ और प्रकार, जो हमने ऊपर में देखा। पेडागोजिकल प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, सीखने के आयोजन के लिए शैक्षणिक सिद्धांत यानी व्यवहारिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। मोटिवेशन एंड रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, प्रेरणा क्या है और सीखने में प्रेरणा की भूमिका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद है व्हाई वी फॉरगेट, यानी कि क्यों हम भूल जाते हैं, भूलने को कैसे कम कर सकते हैं, हमने जो देखा मेमोरी से रिलेटेड है ये। और हमारा ये पॉइंट जरूर कीजिएगा, आइडियल टीचर, ये क्वेश्चन अब मैंने इसको टॉपिक में रखा है, वो अलग तरीके से आ सकता है कि लर्निंग में यानी अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका है,
शिक्षण में, टीचिंग में टीचर की क्या भूमिका है, या टीचर का उत्तरदायित्व तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीचर कैसे हेल्प कर सकता है। तो टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या एक आदर्श शिक्षक के बारे में लिखिए, तो टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, चाहे वो लर्निंग से हो, चाहे वो टीचिंग से हो, या फिर आदर्श शिक्षक के बारे में हो। इतना क्वेश्चन आप करके जाइए फ्रेंड्स, मुझे 100% पता है कि आपका अच्छा से अच्छा ही मार्क्स आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।